कि अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो सिन है, सिन का एस, NaI के साथ में रिएक्शन करोगे तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनेगा, वो कौन सी बनेगी, ट्रांस बनेगी। ठीक है, एसिटी सैट, सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे करती रहती है, गाना सुना ना आप लोगों ने। अब इसको आप देखो बड़े सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे, देखो आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, और उस मूवी का नाम था रावण। ठीक है, गेमिंग मूवी था ना। तो उस मूवी में रावण कौन बनता, अर्जुन रामपाल बनता। और उसके बाद जैसे ही वो रावण है, वो कैरेक्टर है गेमिंग कैरेक्टर, वो आतंक मचा देता है ना, तो क्या होता है फिर शाहरुख खान का एक रोल आता है उसके अंदर, क्या बन के, जीवन। जीवन का मतलब वैसे तो क्या है, लाइफ। ठीक है, तो जीवन बन के आता है ना। ओके, तो अब यहां पर इसको मैं जीवन से याद कर सकता हूं। कैसे, G1 क्या हो गया आपका, ये ट्रिक हो गया G1। ठीक है, अब G का मतलब यहां पर क्या हुआ, G का मतलब हुआ जेम या जेमिनल, और 1 का मतलब क्या हुआ, सेम कार्बन, यानी एक ही कार्बन पे। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि जहां पर सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे उसे क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एल्कीन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा, एल्कीन वाला। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से इसको पहले समझो और फिर नोट्स बनाइए। ठीक है ना। तो क्या है टॉपिक का नाम, एल्कीन्स। अब आपने क्लास 10th में ये तो पढ़ा होगा कि जो एल्कीन्स हैं दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। जहां कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहां पे क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला GF, ठीक है, वो कौन सा है, CnH2n। क्या है, CnH2n। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं इथिन की बात करूं तो C2H4 हो जाएगा। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं C3H6 हो जाएगा। सिमिलरली ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10। सिंपल, ठीक है ना। चलो अब यहां पर देखो क्या है कि जैसे हमने बात की कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की, कि यहां पे कार्बन और कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड। और मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो इथीन का, सबसे छोटा एल्कीन जिसका नाम क्या है, इथीन है। यहां पर हमने क्या लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां भी हाइड्रोजन। जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन आपका जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी क्या हुआ आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी एल्कीन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, अब देखो sp2 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, जैसे मान लो मैं यहां बना दूं, कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। फिर आपने केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा। वेस्पर थ्योरी में क्या पढ़ा कि जो लोन पेयर रिपल्शन है, इट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये रिपल्शन की बात थी। अब यहां पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन कार्बन के पास देखो एक डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी होता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या काम करेंगे, इस सिंगल बॉन्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो होगा क्या कि यहां पर दो टाइप का रिपल्शन है। एक तो है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, और एक है सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। कौन सा, एक तो है यहां पे क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, और एक कौन सा है, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। क्या है, पाई बॉन्ड। और जैसे मान लो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन मान लो इस बोर्ड के प्लेन पे मान लो, ठीक है, बोर्ड के क्या मान ले, प्लेन पे, तो वो जो पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इस प्लेन के अबव एंड बिलो होगा, यानी इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन सिंगल बॉन्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, इट इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। तो ये जो एंगल है जो पहले 120 डिग्री होना चाहिए था, अब इसका रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, तो वो एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से बढ़ जाएगा, और ये बढ़ के लगभग हो जाता है 121.2 डिग्री। तो फिर ये जो सिंगल बॉन्ड है, यानी ये जो बॉन्ड है जो पहले 120 होना चाहिए था, अब वो क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा
कम हो जाएगा और कम होकर के हो जाता है 117.2 डिग्री। सही है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, ये रिपल्शन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ये ज्यादा होती है किससे, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये एंगल थोड़ा सा क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। ये बात समझ गए। चलो दूसरी बात, यहां पे जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे हमने एल्केन में पढ़ा कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो एल्केन में आपने क्या पढ़ा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एल्कीन, एल्कीन में आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यानी अब वो बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है कितना, 1.10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी एल्कीन के बारे में। क्लियर है। चले अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसी चैप्टर में, ऑर्गेनिक के किसी चैप्टर में बेसिकली 3 बातें आती है। कौन सी बातें आती है, पहला आता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बाद में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी क्या, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डायरेक्ट वहीं चलते हैं हम लोग। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं क्या, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसका, एल्कीन्स का। देखिए ध्यान से, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, कहां से बनाए, फ्रॉम अल्कोहल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, अल्कोहल से। हम लोग अल्कोहल से एल्कीन बनाने वाले हैं। बेसिकली अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल में देखो क्या है कि कार्बन कार्बन और कार्बन के पास क्या है, OH है। भाई कार्बन के साथ में क्या लगा हो, OH लगा हो, तो वो क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। चलो ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3 1 2 3 4 मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया यहां पे। ठीक है, अब अल्कोहल से एल्कीन बनाने से कैसे बनाएंगे, देखो कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस कार्बन का ये OH ग्रुप और इसके एडजेसेंट कार्बन का ये H वो चला जाए, यानी क्या हो जाए, यहां से H चला जाए, यहां से OH चला जाए और ये बॉन्ड यहां पर आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ये क्या हुआ यहां पे, ये हुआ आपका डिहाइड्रेशन। क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का रिमूवल हुआ यहां पे। तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये क्या है, अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब इसको करने के कई तरीके हैं। देखो सबसे पहले क्या करें कि यही रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, हम लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में। एल्यूमिना, एल्यूमिना एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा कि अल्कोहल से वो वाटर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और टेम्परेचर हमको कितना रखना पड़ेगा, लगभग 620 केल्विन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 620 केल्विन। तो 620 केल्विन की प्रेजेंस में एल्यूमिना के साथ में क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के क्या दे देंगे हमको, एल्कीन दे देंगे। ये बात क्लियर है। एक तो मेथड हुआ ये। दूसरा मेथड है कि हम एल्यूमिना की जगह कुछ एक मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हम लोग अभी लेने वाले हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लें, हम लोग सबसे पहले लेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ध्यान से कि हमने क्या काम किया, सबसे हमने लिया पहले क्या, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल में देखो हमने लिया CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या नाम इसका, इथेनॉल। भाई OH जिस कार्बन से लगे वो कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन करवा दी जाए किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करा दी जाए। किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर कुछ रख लिया जाए, लगभग कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, या मैं इसको केल्विन में बात करूं तो कितना ले लेंगे, 443 केल्विन ले लिया जाए। ठीक है, 443 केल्विन में
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, इथीन। क्या मिलता है, इथीन, जिसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन भी है। क्या नाम है इसका, इथाइलिन। तो ये आपको समझ आया। चलो इसके मैकेनिज्म में जाया जाए थोड़ा सा, ये मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा कि जो H2SO4 है ये क्या देगा, ये आपको देगा H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव देगा। क्या देगा, एक तो प्रोटॉन देगा और क्या देगा, HSO4 नेगेटिव। अब देखो CH3 CH2OH, और ऑप्शन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। कौन आएगा यहां पे, प्रोटॉन आएगा। ओके, और ये कौन सा प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। चलो सबसे पहले यहां पे इस अल्कोहल का क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन होने वाला है। तो ये ऑक्सीजन है अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा, इस प्रोटॉन को देगा, और इससे क्या होगा, इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH2OH। ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा, क्योंकि जो दूसरा लोन पेयर था वो तो कहां चला गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखो इस पूरे आयन में, अभी तो आयन हो गया ना, यहां पर ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाउ इट इज बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज। भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड पेयर को क्या कर लेगा, तोड़ के क्या बना लेगा, लोन पेयर बना लेगा। अब ये जो प्रोसेस है एक स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, यानी इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है। और किसी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उस रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या होता है उसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या बनेगा यहां पे, इसका मतलब यहां से क्या रिमूव हो गया, यहां से वाटर का रिमूवल हो गया, और आपके पास क्या फॉर्म हुआ, CH3 CH2 पॉजिटिव। यानी आपका जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो एक कार्बोकेटाइन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन। आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो कार्बोकेटाइन आपका बना इंटरमीडिएट, वो कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी। कैसे पता लगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो वो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ। अब हमको पता है कि जो कार्बोकेटाइन्स की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन्स। क्या होता है, आपने जीओसी में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, क्या है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन क्या, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और जब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो अब क्या होने वाला, देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि ये C और यहां पर क्या है H2, डायरेक्ट लिख दूं मैं पॉजिटिव, और इस कार्बन का मैं एक हाइड्रोजन दिखाने वाला हूं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन है यानी साथ वाला कार्बन, और उसका मैंने क्या दिखा दिया, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब होने वाला क्या है, देखो आपने H2SO4 में क्या यूज किया था, H पॉजिटिव यूज किया था, पीछे क्या बचा था, HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 नेगेटिव क्या है, इस H2SO4 का क्या हुआ, बेस हुआ। अब यहां पर ये बेस आएगा, HSO4 नेगेटिव आएगा, और इस हाइड्रोजन को, भाई जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिमूव कर लेगा। ठीक है, रिमूव करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा। ठीक है, और तो फिर ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या यहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो आपका यहां पर क्या बना, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम इसका, इथीन। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो एक चीज यहां पर हमको पता लगी कि यहां पर डिहाइड्रेशन किया किसने किया, एसिड ने किया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एसिडिक डिहाइड्रेशन। दूसरी बात कि यहां पर H2SO4 ने अपना काम किया और फाइनल स्टेज में वो क्या हो गया, निकल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। तो क्या मैं इसको कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी बोल सकता हूं, बिल्कुल। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहानी समझ आई, कोई इशू नहीं है। अच्छे से इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो, और फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि प्राइमरी एल्कोहल है
अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करें तो क्या बनता है हमारे पास, एल्कीन बनता है। चलो अब देखो हम लोग आते हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी अल्कोहल पे। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब जैसे एक एग्जांपल ले ले हम लोग, CH3 CHOH CH3, क्या नाम इसका, इसका नाम है 2 प्रोपेनोल या प्रोपेन 2-ओल, ठीक है, 2 प्रोपेनोल। ओके, अब इसकी रिएक्शन करवा दें हम लोग किसके साथ में, सेम वही H2SO4 के साथ में। लेकिन यहां पर जो H2SO4 है वो हम लोग कितना लेंगे, 60% H2SO4, क्या लेंगे, 60% H2SO4। और टेम्परेचर भी प्राइमरी की तरफ 170 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है ही नहीं, यहां पर यही रिएक्शन कितने में हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगी। 100 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 373 केल्विन में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे कि OH जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ वाला कार्बन कौन सा, बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है, तो किसी भी एक बीटा का क्या ले लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखा, इस बीटा का क्या ले लिया हमने, हाइड्रोजन। चलो इस हाइड्रोजन को दिखा देते हैं ऐसे। ओके, इस हाइड्रोजन को हमने ऐसे दिखा दिया, तो बीटा का हाइड्रोजन चला गया, तो फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर और यहां का क्या चला गया, OH चला गया। तो यहां पर क्या आ गया, इस अल्फा और बीटा कार्बन में क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो क्या बना आपके पास में, ये प्रोपीन, क्या बना, प्रोपीन। क्लियर है, इसका मैकेनिज्म भी प्राइमरी वाले की तरह ही सेम है। चलो सिमिलरली हम ले लेते हैं क्या, टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल में हम लोगों ने क्या ले लिया, जैसे मान लो CH3C, यहां पर भी CH3, यहां पर भी मिथाइल, और यहां पर क्या ले लिया हमने, OH। इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए, तो होगा क्या, सेम वही। अब यहां पर H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा और कम कर दो, जैसे हमने यहां पे ले लिया 30% H2SO4, और टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस और कम कर दीजिए, कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, या मैं इसको बोल दूं कितना, 363 केल्विन। तो इसके अंदर भी ये रिएक्शन क्या है, हो जाने वाली है। ठीक है ना, चलो अब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सेम वही कहानी। OH जिस कार्बन से वो अल्फा, अल्फा के साथ वाले बीटा, बीटा, तो यहां पर ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तीनों के तीनों बीटा कार्बन क्या है, सेम है। चलो, तो किसी भी बीटा कार्बन का, जैसे मान लो इस बीटा कार्बन का हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ये लो, तो यहां का हाइड्रोजन और यहां का OH, यानी क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, और अल्फा और बीटा कार्बन में क्या आ जाने वाला है, अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड आ जाने वाला है। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका कॉमन नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलिन। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, आइसोब्यूटाइलिन। या फिर अगर IUPAC नेम करूं तो नंबरिंग यहां से करना पड़ेगा, 1 2 3, और 2 पे क्या है, मिथाइल। IUPAC नेम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, सिंपल। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी में हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा, या मैं इसको लिख सकता था क्या, 95% H2SO4। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अलग अलग अल्कोहल के लिए, जैसे प्राइमरी अल्कोहल के लिए H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना पड़ा, ज्यादा लेना पड़ा, सेकेंडरी के लिए कम लेना पड़ा, टर्शरी के लिए और भी कम लेना पड़ा। और टेम्परेचर के साथ भी यही हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था, 170 डिग्री सेल्सियस, सेकेंडरी में 100 डिग्री सेल्सियस, और टर्शरी में 90 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, the rate of acidic dehydration of different alcohols, क्या है बताइए, रिएक्शन से पता लग रहा है कि टर्शरी अल्कोहल में जो डिहाइड्रेशन है एसिडिक, वो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन क्या, प्राइमरी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो एसिडिक डिहाइड्रेशन में अल्कोहल की क्या आपका इंटरमीडिएट, वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो जो टर्शरी अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि टर्शरी अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपैरेटिवली क्या होगा, इजी होगा, और फिर प्राइमरी का क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। कहानी समझ गए, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात, एक पॉइंट नोट करने वाला यहां पे, कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, जब आप क्या लेते हो, प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको यूज करना है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
लेकिन जब आप सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल लोगे तो वहां पे आप यही रिएक्शन, वही एसिडिक डिहाइड्रेशन आपका डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ही हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डाइल्यूट H2SO4 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड अगर H2SO4 ले लिया यहां पर भी, तो क्या होगा कि एल्कीन तो बन जाएगी, लेकिन वही एल्कीन बाद में फर्दर पॉलीमराइज हो जाएगी, यानी उसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ये एल्कीन पॉलीमराइज हो जाएगा। तो हमको हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कि प्राइमरी में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे और सेकेंडरी और टर्शरी में आप क्या यूज करोगे, डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे, ताकि जो एल्कीन बना वो फर्दर पॉलीमराइज ना हो जाए। ठीक है, चलो ये कहानी समझ आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उस एग्जांपल से हम लोग क्या करके देखते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, चलिए तो नोट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, देखो हमने लिया क्या, CH3 CH2 CH CH3 और हमने लगा दिया OH, यानी मैं एक सेकेंडरी एल्कोहल ले रहा हूं। कौन सा एल्कोहल ले रहा हूं, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 और 2 पे क्या है, ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, और मैं इसका क्या कर दूं, एसिडिक डिहाइड्रेशन कर दूं, यानी मैं क्या यूज कर लूं, H2SO4 यूज कर लूं और इसको मैं क्या कर दूं, हीट कर दूं। कितना टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपका H2SO4 क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। चलो एक तो रिएक्शन हम लोगों ने ये ले ली, चलो रिएक्शन नंबर ए, और एक रिएक्शन और लेते हैं रिएक्शन नंबर बी। कैसे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि एक नंबर कार्बन पे क्या है, OH है। ये ब्यूटेन 1 ओल, ये ब्यूटेन 2 ओल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। ठीक है, और इसको हीट कर देंगे लगभग कितना, 170 डिग्री सेल्सियस पे। हम लोग देखना चाहते हैं कि इन दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना, तो आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि इन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो देखिए यहां पे कि ब्यूटेन 2 ओल का जब आप डिहाइड्रेशन करते हो, एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, मैकेनिज्म में जाएंगे हम लोग, डिटेल में जाएंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन। प्लस में एक प्रोडक्ट और मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, ब्यूट-1-ईन। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे भाई, OH जिस कार्बन से लगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ वाला कार्बन कौन सा, बीटा, ये कार्बन भी तो बीटा हुआ, सही है ना। अगर मान लो कि ये जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाए किसमें, डिहाइड्रेशन में, ठीक है, तो क्या होगा, इस बीटा और इस अल्फा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा तो आपका एल्कीन कौन सा बनने वाला है, ब्यूट-1-ईन बनने वाला है। सिमिलरली अगर इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाए डिहाइड्रेशन में, तो फिर यहां पर इस अल्फा और इस बीटा में यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो आपका जो एल्कीन क्या बनेगा, ब्यूट-2-ईन बनेगा। अब मजे वाली बात है कि दोनों ही एल्कीन फॉर्म होते हैं, लेकिन एक एल्कीन है वो लार्ज अमाउंट में फॉर्म होता है और एक स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होता है। जैसे यहां पे जो ब्यूट-2-ईन है वो फॉर्म होता है क्या, लगभग 80%, तो ये आपका हो जाता है क्या, मेजर प्रोडक्ट। और ये जो ब्यूट-1-ईन है ये फॉर्म होता है कितना, 20%, तो ये आपका क्या बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। चलो उसके बाद देखो, अगर ब्यूटेन 1 ओल की बात करें तो OH जिस कार्बन से है ये अल्फा कार्बन और यहां पे ये क्या है, बीटा कार्बन। यहां पे तो बीटा कार्बन ही एक है, तो उस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और इस अल्फा का OH क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो प्रोडक्ट यहां पर इस अल्फा और बीटा में यहां पर डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूट-1-ईन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूट-1-ईन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये, ब्यूट-1-ईन। अब दिखने से ये लगता है कि यहां पर सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन मजे वाली बात है कि यहां पर एक प्रोडक्ट और भी बनता है। कौन सा बनता है, ब्यूट-2-ईन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूट-2-ईन। और ये जो ब्यूट-2-ईन है ये यहां का मेजर प्रोडक्ट है, ये यहां का क्या है,
मेजर प्रोडक्ट कितना परसेंट, 80%। और फिर ये क्या हुआ, फिर इसका ये हुआ माइनर प्रोडक्ट, और ये कितना बनेगा आपके पास, ये भी क्या बनेगा, 20% बनेगा। अब सर ऊपर वाले में तो बात समझ आ गई कि चलो, देखिए नीचे वाले में भी सेम ही प्रोडक्ट, यानी अगर आप ब्यूटेन 1 ओल लो या ब्यूटेन 2 ओल लो, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो ब्यूट 2 इन बनने वाला है, ना कि ब्यूट 1 इन। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर एक रूल एप्लीकेबल होता है, और उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेडज़ेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ज़ेडज़ेफ रूल, या इसको हम लोग कई बार, ये जो ज़ेडज़ेफ को हम लोग ZAITSEV, ज़ेडज़ेफ, ये रूल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, सेम ही नेम है, एक ही नाम है, ठीक है। तो अब ये ज़ेडज़ेफ रूल क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि जब आप डिहाइड्रेशन करते हो, जब आप क्या करते हो, डिहाइड्रेशन, या डिहाइड्रेशन में बोल दूं, यहां पर ये क्या है, एक टाइप का एलिमिनेशन ही है। कि एलिमिनेशन में क्या है कि यहां पर OH भी जा रहा है और H भी जा रहा है, सेम रिएक्टेंट से H और OH यानी वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो वो क्या हुआ, एक एलिमिनेशन हुआ। ओके, और इस एलिमिनेशन में जो OH है वो तो अल्फा कार्बन का ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो किसका जा रहा है, बीटा कार्बन का जा रहा है, तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बीटा एलिमिनेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है, हाँ बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें आएगा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ज़ेडज़ेफ रूल ये बोलता है कि जब कभी भी आप एलिमिनेशन करोगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन होने वाला है, तो वो एल्कीन अच्छी यील्ड में बनेगा, ठीक है, जिस एल्कीन में जिन उतने ही ज्यादा क्या हो, एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, किसमें, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये क्या बोलता है कि दैट ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन इफ एल्कीन इज फॉर्म्ड देन दैट एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इन गुड यील्ड व्हिच हैव हायर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन अ डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वही एल्कीन अच्छी यील्ड में, अच्छी क्वांटिटी में, यानी वही एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा क्यों, हमने क्या पढ़ा कि भाई केमिस्ट्री में द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सारा गेम किसका है, स्टेबिलिटी का गेम है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। आपने जीओसी में हाइपर कंजुगेशन अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हाइपर कंजुगेशन पहले अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को और अच्छे से समझ आएगा। तो किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं किससे, हाइपर कंजुगेशन से। और हाइपर कंजुगेशन क्या बोलता है कि जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देखो जहां कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, ये भी कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा। तो यहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ये है, तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा है और ये कौन सा है, बीटा, और हमको देखने हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर इस देखो ब्यूट 2 इन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 और 3 6, तो यहां पर हुए 6 अल्फा हाइड्रोजन, सही है। और ब्यूट 1 इन में कितने हुए, सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन हुए, कितने हुए, 2। इसका मतलब है कि यहां पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, यानी यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, यानी उतनी स्टेबिलिटी गेन होगी। तो ये जो ब्यूट 2 इन है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, ब्यूट 1 इन से, तो ये एल्कीन ज्यादा फॉर्म होती है। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेडज़ेफ रूल बोलते हैं। ज़ेडज़ेफ रूल दोबारा से सुन लो क्या बोलता है, लिख लेते हैं हम लोग, क्या, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इफ एल्कीन इज फॉर्म्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर एल्कीन फॉर्म होती है, देन दैट एल्कीन will be formed in good yield which have higher या greater number of alkyl groups attached to carbon डबल बॉन्ड। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है, वो एल्कीन क्या होगी, आपकी ज्यादा फॉर्म होगी। क्यों होगी, द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सारा स्टेबिलिटी का चक्कर है मेरे भाई, समझ जाओगे। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं,
Z-Zeb रूल। अब दिमाग में अभी भी चल रहा होगा कि सर 2 ब्यूटेनॉल पे भी हमारा प्रोडक्ट मेजर ये बना, 1 ब्यूटेनॉल पे भी सेम प्रोडक्ट बनता है, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा समझने के लिए हम लोग चलते हैं कहां पे? मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से और फिर हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म पे। चलिए मिटा दिया जाए। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या बोलता है इसका, देखो। हाँ जी, हाँ जी, तो मैकेनिज्म क्या बोलता है? तो हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म ले ले किसका? किसका? डिहाइड्रेशन करने वाले हैं किसका? ब्यूटेन 1-ऑल का, यानी CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्या नाम इसका? ब्यूटेन 1-ऑल। ओके, अब देखो सबसे पहले होने वाला क्या है, हमको पता है कि जो H2SO4 है क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव देगा। उसके बाद क्या आएगा कि जो ब्यूटेन 1-ऑल है इसका क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन होने वाला है। और ये प्रोटोनेशन होगा वो क्या होगा? एक रिवर्सिबल स्टेप होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, तो क्या काम करेगा? यहाँ पे लुईस बेस का काम करेगा, तो वो अपने लोन पेयर किसको देगा? इस प्रोटॉन को देगा, तो यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH2 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 और ये क्या हो गया? OH2 पॉजिटिव हो गया। अब आपने देखा कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इन दैट केस ये वाला बॉन्ड तोड़वा लेगा। ये ऑक्सीजन ने अपने कार्बन के साथ में जो सिग्मा बॉन्ड है वो तोड़ लेगा। ठीक है, और वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लोन पेयर में। और ये स्टेप यहां का क्या होने वाला है? स्लो स्टेप होने वाला है। क्या होने वाला है? स्लो स्टेप। और किसी रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है वो इस रिएक्शन का क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है वो क्या होने वाला है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें क्या रिमूव हो जाती है? वाटर रिमूव हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन यहीं से हो रहा है। क्या बना? CH3 CH2 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 पॉजिटिव। ठीक है, यानी एक कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से तो अटैच है। अब देखो गेम यहीं पे चेंज होने वाला है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। अब देखो अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने और अगर वो कार्बोकेटाइन को एक मौका मिले ताकि वो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सके बाय रीअरेंजमेंट, तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो ये अपने आप को क्या रीअरेंज कर सकता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी बन सके या फिर टर्शरी बन सके? बिल्कुल। कैसे? इस कार्बन के साथ में देखो ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या? बिल्कुल दिखा सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर क्या है? 2, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो इस 2 नंबर कार्बन का ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ये 1 नंबर कार्बन के पास आ सकता है। और ऐसे रीअरेंजमेंट को, ऐसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, HYDRID, हाइड्राइड शिफ्ट। या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? H नेगेटिव शिफ्ट बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एक नाम और भी दे सकते हो, क्या? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या देख सकते हो? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी हाइड्राइड है वो 1 और 2 नंबर के कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है ना, कि 2 नंबर कार्बन पे था वो कहां पर आ गया? अभी 1 नंबर पे आ गया। तो यहां पर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन तो चला जाएगा इस कार्बन पे, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, लेकिन पॉजिटिव कहां जाएगा? इस कार्बन पे। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH पॉजिटिव और ये हो गया आपका CH3। अब ये कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है? ये कार्बोकेटाइन जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव है वो डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये आपका हुआ कौन सा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एंड एज यू नो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, ये क्या हुआ? मोर स्टेबल हुआ और ये क्या हुआ? लेस स्टेबल हुआ। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने और उस कार्बोकेटाइन को अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने का मौका मिले, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्ट से हो, चाहे वो मिथाइल शिफ्ट से हो, चाहे वो फिनाइल शिफ्ट से हो, तो अपने आप को क्या करेगा? वो रीअरेंज करेगा और एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा।
कहानी क्लियर है? अब देखो यही रिएक्शन अगर आप मान लो ब्यूटेन 2 के साथ में करते हैं, ब्यूटेन 2 में क्या होता, इस 1:2 नंबर पे OH होता, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता, तो प्रोटोनेशन होता यहां पर OH2 पॉजिटिव आता, देखो इस कार्बन पे 2 नंबर पे, तो फिर वो बॉन्ड टूटता, तो इस 2 नंबर कार्बन पे क्या आता, पॉजिटिव, यानी यही आता आपके पास। यानी ब्यूटेन 2 में जो आपका इंटरमीडिएट बनता डायरेक्टली ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन ब्यूटेन 1 में इंटरमीडिएट बन रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो अपने आप को हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद क्या बना लेता है, मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लेता है। क्लियर है? चलो अब उसके बाद देखो, अब यहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है और उसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है, तो हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव होगा और यहां से भी रिमूव होगा। तो हम लोग दोनों तरीके से रिमूव करके देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं कहां से, इसको अगर मैं नंबर 1 कार्बन दे दूं, नंबर 2 दे दूं, नंबर 3 दे दूं, नंबर 4 दे दूं, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। कौन आएगा हमारे पास, आएगा HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो वो क्या होगा, नंबर 1 कार्बन, क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे CH2H, तो यहां से क्या लेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम इसका, इसका नाम हुआ आपका ब्यूट-1-इन। क्या हुआ, ब्यूट-1-इन। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसका एडजेसेंट कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, देयर आर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कम इल्ड में बनता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब दूसरा ये हो सकता है, देखो HSO4 नेगेटिव। अब देखो हमने लिया कौन सा, हमने लिया ये हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर 3 कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा दूं, हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बॉन्ड कहां पर आ गया, इधर, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्यूट-2-इन। ओके, जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितने, 3 और 3 6, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो ब्यूट-2-इन है, दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट-1-इन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ब्यूट-2-इन वो तो आपका बनता है 80% और ब्यूट-1-इन वो आपका बनता है 20%, यानी ये तो हो गया आपका ब्यूट-1-इन तो हो गया माइनर प्रोडक्ट और ब्यूट-2-इन आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। आया कुछ मैकेनिज्म समझ में? तो इसका मतलब अगर आप ब्यूटेन 1 का या ब्यूटेन 2 का एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हो तो आपका प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, क्या, ब्यूट-2-इन बनने वाला है। कौन सा, 80%, और वो भी मेजर प्रोडक्ट। और ब्यूट-1-इन भी बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, 20% बनेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, अच्छे से इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब देखो अगर हम लोग साइक्लो एल्केनोल्स लें तो उनसे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, साइक्लो एल्कीन बना सकते हैं इसी मेथड से। देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, हमने मान लो हमने लिया साइक्लो हेक्सेनोल, क्या लिया, साइक्लो हेक्सेनोल, यानी एक साइक्लिक अल्कोहल हमने ले लिया। इस साइक्लिक अल्कोहल का हमको क्या करना है, सेम वही एसिडिक डिहाइड्रेशन करना है, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन हम लोग किसके साथ में, H3PO4 के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप फोस्फोरिक एसिड, जिसको हम लोग ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ये भी ले सकते हो, और क्या कर दो आप, हीट कर दो। सेम मेथड होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जैसे OH जिस कार्बन पे ये अल्फा और अल्फा के साथ वाला ये कौन सा, बीटा, ये भी क्या हुआ, बीटा। अब देखो दोनों सेम ही है तो किसी भी एक बीटा का क्या ले लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन ले लेंगे, रिमूवल किसका हो जाएगा, वाटर का। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सीन। सिंपल, सेम मैकेनिज्म जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलो अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि मान लो आपने क्या लिया, आपने लिया CH3 यहां पे और यहां पे OH। भाई ये कार्बन कौन सा हुआ, नंबर 1 हुआ, ये हुआ नंबर 2, और 2 पे क्या लगा यहां पे मिथाइल, क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल बोलो या 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, H3PO4 के साथ में हीट कर दोगे, वाटर तो रिमूव होगा, तो भैया आपको प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहां पे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी, और वो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर ही नहीं सकता,
तो कैसे भी रीअरेंज करेगा सेकेंडरी बनने वाला है, यू विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बट यहां पे अगर ये OH नेगेटिव जाता है, जैसे पहले इसका सबसे पहले क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस कार्बन नंबर 1 कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलो समझ गए ना ये बात, इसको मिटा दूं एक बार। तो नंबर 1 पे अगर पॉजिटिव आता है तो देखो क्या बनता है, यहां पर बनेगा CH3 और इस नंबर 1 कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी आपका एक कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। चलो अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन 1 और एक 2, यानी ये आपका एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल, अभी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्या बना सकता है, क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कैसे कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसके साथ में ये कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाए, ठीक है, शिफ्ट होके यहां पर आएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH3, वो हाइड्रोजन तो यहां गया और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके यहां पर आ सकता है। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और हमको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्लियर है? चलो तो यहां पर ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है यहां पे रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो हमें देखो कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले, देखो यहां पे मैं लिखता हूं हमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो मैं इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को लेने वाला हूं, ठीक है, कि भाई अगर बाय द वे कुछ परसेंट, कोई जरूरी थोड़ी है कि हाइड्राइड शिफ्ट हुई वो सेकेंडरी वाला टर्शियरी में बने, भाई कुछ तो सेकेंडरी भी रह सकता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी रहेगा तो क्या होगा, CH3 यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो एक कार्बोकेटाइन कौन सा बन सकता है, जैसे मान लो इसके एडजेसेंट में ये कार्बन है और इसका हाइड्रोजन है, HSO4 नेगेटिव, ये H2PO4 नेगेटिव आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, ठीक है, वो आए और वो यहां से इस हाइड्रोजन को ले जाए, तो फिर ये बॉन्ड कहां पर आ सकता है, ये बॉन्ड आ सकता है यहां पे। तो क्या बन सकता है, आपके पास बनेगा, ये हुआ CH3 और ये क्या आ गया, बॉन्ड यहां पर आ गया, एक प्रोडक्ट आपका ये भी बनेगा, ठीक है। चलो और कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, कि जैसे ये कार्बोकेटाइन बना आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहां पर देखो कि इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है इसके एडजेसेंट में एक तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन ये भी अल्फा और ये भी क्या हुआ, अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 अल्फा कार्बन है और इनके पास हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये क्या है, सेम टाइप के हैं, तो मैं किसी एक को ले लूं यहां पे। अगर इसका हाइड्रोजन निकालते हैं तो फिर ये बॉन्ड कहां पर आएगा, इधर बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहां पर क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। यहां पर भी सेम कंडीशन होती, हाइड्रोजन जाता तो सिग्मा बॉन्ड कहां था, यहां पर आता तो सेम प्रोडक्ट बनता। चलो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जाता, इसको मैं लिख दूं CH2H, ठीक है, तो ये H जाता तो ये बॉन्ड कहां पर आता, ये बॉन्ड आ जाता इधर आता, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब बेसिकली हमको कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, हमको 1 2 और 3, ये 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर तीनों में मेजर कौन सा बनेगा, वही मेजर बनेगा, वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। और ज्यादा स्टेबल कैसे पता लगाओगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से पता लगाते हैं। इस एल्कीन में देखो इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो कार्बन अल्फा हुआ और इसका ये कार्बन अल्फा हुआ। अब इसके पास 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, इस एल्कीन में देखो इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन अल्फा हुआ, ये कार्बन भी अल्फा हुआ और ये कार्बन भी अल्फा हुआ। अब इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 4 5 6 7, इस एल्कीन के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन में देखो कार्बन में डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन अल्फा ये कार्बन अल्फा, 1 2 3 4, तो यहां पर कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में से ये जो एल्कीन है
जिसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यही आपका क्या बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, मेजर। और ये दोनों क्या बनेंगे, माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। यानी अगर मैं 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करूं तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कम से कम 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जिनमें ये जो एल्कीन है कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको मैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बोल सकता हूं। ये एल्कीन क्या है, जिसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी है इसकी। तो ये क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कहानी समझ आई, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है कि अल्कोहल का अगर हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन करें तो हमको एल्कीन मिलती है, और यहां पर अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन में आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और जिस किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा और उस कार्बोकेटाइन में अगर पॉसिबिलिटी है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की बाय रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है, बाय हाइड्राइड शिफ्ट, बाय मिथाइल शिफ्ट, बाय फिनाइल शिफ्ट। अगर ऐसा हो तो वो कार्बोकेटाइन अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा एल्कीन बनेगी, और वो एल्कीन बनेगी कौन से रूल के अकॉर्डिंग, जेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, जेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। और जेडजेफ रूल क्या बोलता है कि अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में या डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अगर आपकी कोई एल्कीन बन रही है तो वो एल्कीन ज्यादा बनती है, अच्छी यील्ड में बनती है, अच्छी क्वांटिटी में बनती है, जहां पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनके साथ में ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, यानी दैट एल्कीन विल बी मोस्ट फॉर्म्ड व्हिच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है, चलो अब इसको मिटा दिया जाए। तो अब आते हैं नंबर 2 में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 2 में आते हैं, किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लो आप लोग भी, पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां पर भी क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला। देखो नंबर 2 फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और ये रिएक्शन कैसे करें, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। चलो अच्छे से समझेंगे, पहले रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, मैकेनिज्म। अब देखो यहां पे कि जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये करते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। या तो आप एल्कोहलिक KOH ले लो, या फिर आप ले लोगे क्या, NaNH2। आपका जो मकसद है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस लेने का है। मकसद क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ताकि वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर सके, एब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो हमने क्या बोला, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या है, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। किसका रिमूवल, ऑफ हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, एंड हेलोजन का मतलब क्या हुआ, हेलोजन। यानी जहां पे हाइड्रोजन का और हेलोजन का रिमूवल होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और वो जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कौन सा कार्बन का होगा, वो बीटा कार्बन का होगा, यानी बीटा हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है। भाई हेलोजन जिस कार्बन पे लगेगा तो वो तो अल्फा कार्बन पे लगेगा ना, किस कार्बन पे लगेगा, अल्फा पे। और अल्फा कार्बन का एडजेसेंट कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन का क्या जाना चाहिए, हाइड्रोजन जाना चाहिए। क्लियर है, चलो एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। एग्जांपल देखो क्या लिया, मान लो आपने लिया CH3 CH2 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 और मैंने यहां पे क्या लगा दिया, Br, एक हेलोजन लगा दिया, ठीक है ना। चलो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में, और मैं इसको हीट कर दूं या इसकी रिएक्शन में करा दूं सोडामाइड NaNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडा अमाइड, या शॉर्ट में लिख दूं इसको, 2 A आ रहा है तो सोडामाइड, ठीक है। चलो तो क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बता रहा हूं, आप सोचिए इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है कि हेलोजन जिस कार्बन से वो अल्फा, और अल्फा के एडजेसेंट वाला कार्बन बीटा। तो भाई अल्फा का तो हेलोजन जाएगा, बीटा का हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन में यहां पर क्या होने वाला है, C अल्फा और C बीटा में कौन सा बॉन्ड हो जाने वाला है, डबल बॉन्ड हो जाने वाला है। अल्फा और बीटा कार्बन में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 1
ब्यूटीन, क्या नाम है इसका, 1 ब्यूटेन। फिर दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, देखो पहली रिएक्शन तो ये होगी। दूसरी रिएक्शन ये है कि अगर मैं यहां पे ले लेता हूं क्या, CH3 CH2 CH Br CH3, भी हेलोजेनस कार्बन पे वो अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला भी क्या हुआ, बीटा। दो टाइप के बीटा कार्बन है, एक तो वो जो कि प्राइमरी है, कैसे, इस बीटा कार्बन का डिग्री कितना हुआ, प्राइमरी, क्यों, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, और ये बीटा कार्बन का डिग्री कितना हुआ, सेकेंडरी, ये कार्बन एक और एक दो कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो टाइप की बीटा कार्बन है जिनकी डिग्री प्राइमरी और एक की डिग्री क्या है, सेकेंडरी, ठीक है ना। चलो अब इसकी रिएक्शन कराएंगे सेम वही एल्कोहलिक KOH के साथ में, और हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर दें, या फिर हम लोग किसके साथ करा दें, NaNH2 के साथ में, NaNH2 के साथ में। तो क्या बनने वाला, देखो यहां पर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3 CH2, अच्छा CH2 नो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम इसका, 2 ब्यूटीन, क्या नाम इसका, 2 ब्यूटीन। और ये 2 ब्यूटीन यहाँ का मेजर प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। और ये ऊपर वाली रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, 1 ब्यूटीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने जब एसिडिक डिहाइड्रेशन किया था उसमें चाहे हम लोगों ने 1 या ब्यूटेन 1 ओल लिया या ब्यूटेन 2 ओल लिया, भाई यहाँ पे Br की जगह क्या था, OH था, तो ब्यूटेन 1 ओल का भी अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट क्या बना था, 2 ब्यूटीन। और ब्यूटेन 2 ओल का भी अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं तो भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा, 2 ब्यूटीन, दैट्स रूल। लेकिन सर यहां पर क्या हुआ कि यहां पर अगर 1 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट है 1 ब्यूटीन, और अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, 2 ब्यूटीन। तो यहां पर डिफरेंस क्यों, ठीक है, अगर डिफरेंस है इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे भी, तो उस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन दोनों रिएक्शन को आप उतार लो, ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। चलो पहले ऊपर वाली रिएक्शन को ले ले कि ऊपर वाली रिएक्शन हुई कैसे, ये नाम भी मिटा दो, 1 ब्रोमोब्यूटेन, समझ गया ना कि ऊपर वाली रिएक्शन हुई कैसे। तो देखो ध्यान से, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं अगर हम लोग किसका किसका, एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन, या उसको मैं बोल दूं क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो वहां पे आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH में अटैक कौन करेगा, OH नेगेटिव ना, अटैक करता है कौन, RO नेगेटिव। कैसे, अरे आपने लिया एल्कोहल, मैकेनिज्म में घुसे थोड़ा सा, ठीक है, आपने क्या लिया है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, ROH, ये एल्कोहल है। और हमको पता है कि जो एल्कोहल होते हैं वीक एसिड होते हैं, इनका पीके वैल्यू है वो 16 से 18 के बीच में होता, ठीक है, चलो ओके। और साथ में आपने क्या लिया है, KOH, और हीट कर दिया। अब KOH आपको क्या देगा, K पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा, क्या देगा यहां पे, ये OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव ही तो बेस है, ये बेस इस वीक एसिड में से किसको ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। पीछे क्या छोड़ा, RO नेगेटिव, क्या नाम है इसका, एल्कोक्साइड आयन, क्या नाम है इसका, एल्कोक्साइड आयन। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और O नेगेटिव, ये क्या हो गया, एल्कोक्साइड, एल्काइल प्लस ऑक्साइड, एल्कोक्साइड। अब देखो अगर मैं बात करूं कि OH नेगेटिव में और RO नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो RO नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग बेस। RO नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, और एक वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो RO नेगेटिव है वो OH नेगेटिव के कंपैरेटिवली, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरेटिवली जो एल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों, अगर मैं नेगेटिव चार्ज देखो, ऑक्सीजन पे -1 है, -1 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा है जो कि +I से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो एल्कोहलिक KOH का जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो अटैक कौन करने वाला, RO नेगेटिव। अगर आपने एल्कोहल, अगर आपने लिया, मान लो इथेनॉल लिया आपने, तो यहां पर ये आपका एल्कोक्साइड आयन कौन सा बनेगा, इथोक्साइड आयन, C2H5O नेगेटिव आयन। कहानी समझ आ गई, चलो। तो अब ये क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। चलो अब रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा, ये रिएक्शन ले, CH3 ओके, CH2 CH2 CH2, और ये क्या लिया हम लोगों ने, Br जिस कार्बन से, हेलोजन जिस कार्बन से लगे हुए अल्फा कार्बन, और अल्फा के एडेसेंट वाला कार्बन कौन सा हुआ, बीटा कार्बन हुआ, ठीक है। चलो अब बीटा का एक हाइड्रोजन हम लोग यहां पर दिखा देते हैं,
बीटा का एक हाइड्रोजन दिखा दिया। अब देखो क्या है कि अटैक कौन करने वाला है, आर ओ नेगेटिव। कौन आने वाला है, ओ आर नेगेटिव, ओ आर नेगेटिव। ये क्या काम करेगा, ये बीटा के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। भाई बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, रिमूव करना। तो ये बीटा के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो कार्बन, बीटा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, वो बॉन्ड अब यहां पर आ जाएगा। यानी अल्फा कार्बन और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या क्रिएट हो जाने वाला, डबल बॉन्ड। ये तो बोल रहे थे कि इस रिएक्शन में सी अल्फा और सी बीटा में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता। अब जैसे यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो इस कार्बन के देखो 2 3 4 और एक बॉन्ड आ रहा है 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। प्लस में क्या बना, प्लस में बना ROH, ओके, और प्लस में क्या बना, Br नेगेटिव। हैलाइड आयन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना क्या, 1 ब्यूटीन। अब एक चीज देखो यहां पे कि यहां पे कहीं पर कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो उस कार्बोकेटाइन को अगर अपने से ज्यादा स्टेबल होने का मौका मिल रहा है बाय सम शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहां पर कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना ही नहीं। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रही है। और इट्स ए सिंक्रोनस प्रोसेस, सिंक्रोनस यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है यहां पे। इट्स ए सिंक्रोनस प्रोसेस। सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ है, सिंक में हो रहा है, लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हुआ कि इस बेस का इस हाइड्रोजन पे अटैक करना, फिर उसके बाद ये बॉन्ड का इस मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट होना और यहां से हैलाइड का निकलना, दैट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप ओनली। ये एक ही स्टेप में होता है। तो यहां पर कोई भी आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ ही नहीं। और जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ ही नहीं, तो भैया इसका मतलब यहां पर ये जो एल्कीन बनेगा, यही स्टेबल एल्कीन है, यही मेजर एल्कीन बनेगा यहां का, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, 1 ब्यूटीन। इस रिएक्शन का अगर मैं रेट की बात करूं, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट, इसका स्पीड, इसका काइनेटिक्स किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस एल्काइल हैलाइड पे। डायरेक्ट लिख दूं, concentration of Rx and also concentration of this base RO नेगेटिव, दोनों की concentration पे डिपेंड करता है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना और यहां से हैलाइड आयन का निकलना। इट्स अ सिंगल स्टेप। और इस सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन का रेट है वो इस एल्काइल हैलाइड पर भी और इस बेस की, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं कि ये जो रिएक्शन है, इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपको ये ऑर्डर की बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आ रही है तो आपका एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बड़े अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, 2 है, सेकंड है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है एल्काइल हैलाइड और इस बेस एल्कोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ, इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, E2 मैकेनिज्म। 2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। 2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहां पे कोई इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कब, यहां पर आपने क्या लिया, आपने लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या लिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखा, हैलोजन जिस कार्बन से वो एक ही कार्बन से है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का जब आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो इट्स E2 मैकेनिज्म, इट्स एन E2 मैकेनिज्म, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता और आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा, चाहे वो लेस स्टेबल एल्कीन ही क्यों ना हो। कहानी समझ रहे हो, चलो तो इस मैकेनिज्म को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए अब उसके बाद आगे चले, हम क्या काम करते हैं, हम लोग यहां पे अभी लेने वाले हैं क्या, हमने लिया था ये 1 ब्रोमोप्रोपेन ब्यूटेन, अभी हम लोग लेंगे क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या लेंगे,
2 ब्रोमो ब्यूटेन। और फिर देखते रिएक्शन कैसे हुई। देखो बी हमने लिया CH3 CH2 CH, यहां पे मैं ले लूं Br, यहां मैं ले लूं क्या CH3, क्या है इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ में, वही सेम एल्कोहलिक KOH के साथ में करा दो, हीट कर दो, या फिर NaNH2 के साथ में रिएक्शन करा दो। और मैंने बोला यहां का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका 2 ब्यूटीन। कौन सा रूल फॉलो हुआ यहाँ पे, कौन सा हुआ ZZF रूल फॉलो हुआ, कौन सा हुआ ZZF। अब ये कैसे हुआ सर, इसको भी समझते हैं। ठीक है, देखो कौन सा ये कौन सा हेलो एल्केन है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। क्यों, हेलोजन जिस कार्बन से अल्फा, अल्फा कितने कार्बन से है, 2 ही कार्बन से है, तो इसका मतलब ये आपका एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। कौन सा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। चलो थोड़ा मैकेनिज्म में घुसते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। चलो सबसे पहले आपको ये तो समझ आ गया होगा, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, ROH प्लस में OH नेगेटिव क्या देगा आपको, RO नेगेटिव देगा। डायरेक्ट कर दो अभी क्या है CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है, ये हुआ आपका अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये भी क्या हुआ बीटा। तो यहां पर देखो ध्यान से, 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। कितने टाइप के प्रोडक्ट, 2 टाइप के। कैसे कि एक बार में तो मैं ये वाला बीटा कार्बन ले लूं जिसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है 1, क्यों, ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन की डिग्री कितनी हुई, 2 हुआ, 2 डिग्री का हुआ, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। तो पहले मैं ये 1 डिग्री बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हम लोग क्या करने वाले, रिमूव करने वाले। तो क्या आएगा, OR नेगेटिव आएगा। क्या किया, इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर आया और यहां से Br नेगेटिव गया, ये गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्यूट-1-इन या फिर 1 ब्यूटीन बोलो। और यहां पर देखो जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसके साथ में कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। यहां पे क्या हुआ, इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो दूसरा स्टेप लेते हैं कि दूसरे में हमने RO नेगेटिव का अटैक किस पे करवाया, उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे जिसका डिग्री कितना है 2 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या डायरेक्ट यहीं कर दूं मैं, RO नेगेटिव आएगा, यहां से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड कहां आएगा, ये बॉन्ड आएगा इधर, और यहां से क्या निकलेगा, Br नेगेटिव निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हुआ CH3, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2 ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन। अब देखो जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्या, ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, और ये कौन सा होगा यहाँ पे, माइनर होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, माइनर। तो कहानी समझ आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि इसके अंदर है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन तो है ही नहीं। क्या हुआ कि यहाँ पे इस बेस का इस हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना, यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट करना, रिमूव करना, फिर इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड का अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में बनना, यानी अल्फा और बीटा कार्बन में क्या बनना, डबल बॉन्ड बनना, और यहां से इस हैलोजन का निकलना, इट्स ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये भी क्या है यहाँ पे, ये भी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस है, सिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है, सिंक्रोनस प्रोसेस, यानी इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही अल्काइल हैलाइड और इस बेस की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये भी आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हुआ वो कौन सा हुआ, E2 मैकेनिज्म। ये भी E2 मैकेनिज्म है, याद रखना E2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कहानी समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो एक बार अच्छे से, चलिए पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि सर अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो तो क्या होगा। तो देखो उसको भी अच्छे से समझते हैं।
देखो ध्यान से, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, नंबर सी ले लें, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH, यहां पे मैं ले लूं Br, यहां पे ले लूं मैं CH3, यहां पर भी मैं क्या लूं CH3। हाइड्रोजन जिस कार्बन से वो, अच्छा ये कार्बन पे तो चारों वैलेंसी फुलफिल है, तो हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, तो ये कार्बन हो गया आपका अल्फा, ये वो आपका बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब तीनों जो बीटा कार्बन है वो सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहां पर क्या होने वाला, यहां पर सेम वही, पहले किसका अटैक करवाएंगे, आर नेगेटिव का, बेस का अटैक कराएंगे, तो बेस किसी एक बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि सारे के सारे बीटा कार्बन सेम है, तो मैंने किसी एक बीटा कार्बन को ले लिया, ये लो, उसके हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, कहानी पे क्या ट्विस्ट है कि यहां पर ये बेस डायरेक्टली इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या होगा, इस बेस के इन्फ्लुएंस से, इसके प्रभाव से सबसे पहले क्या होगा, इस कार्बन अल्फा कार्बन और इस हैलोजन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटने वाला है। ठीक है, क्यों टूटने वाला है, तोड़ के देखो एक बार, तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, CH3 और CH3, और इस कार्बन पे क्या जाएगा पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल गया Br नेगेटिव। सबसे पहले क्या होगा, इस बेस के इन्फ्लुएंस से इस कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, इससे हेलोजन तो निकल गया नेगेटिव और ये कार्बन क्या रह गया पॉजिटिव। यानी यहां पर ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बोकैटाइन। ध्यान रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाले केस में इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन नहीं बनता है, लेकिन अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, कार्बोकैटाइन बनने वाला है। और आप जानते हो कि जब कार्बोकैटाइन बनता है, अगर उसको मौका मिले अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट होने का बाय रीअरेंजमेंट, तो वो करेगा। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकैटाइन है विच इज मोर स्टेबल, तो इसको भी रीअरेंजमेंट की यहां पे जरूरत है ही नहीं। समझ गए ना। चलो, तो अब क्या होगा, जैसे ही कार्बोकैटाइन बन गया, अब उसके बाद आने वाला है कौन आने वाला है, इसके बाद RO नेगेटिव बेस आएगा। तो क्या करेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसका एडजेसेंट कार्बन तीनों सेम है, तो किसी एक कार्बन का क्या ले लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा कहां पर, इधर। तो क्या 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 बना आपके पास, एक तो बना ROH अल्कोहल, प्लस में CH3C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया CH3। 1 2 3 और 2 पे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन, या फिर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है आइसोब्यूटाइलिन। ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। देखो एल्कोहल भी निकला है, हैलाइड आयन भी निकला है, और आपका जो एल्कीन है वो भी फॉर्म हुई है। लेकिन यहां पर ये जो रिएक्शन है इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या हुआ, इस बेस के इन्फ्लुएंस से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटा, एक कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ। लेकिन ये टर्शरी के केस में ही होता है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, ये फॉर्म हो सकता है। और उसके बाद इस बेस ने इस कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक किया। कौन सा कार्बन, जो इस C पॉजिटिव का एडजेसेंट कार्बन है, इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उनका बॉन्ड कहां पर आ गया, बीच में। तो क्या बन गया आपका, एक एल्कीन बन गया। तो इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन। यहां से कितनी बातें मिलती है, पहले तो इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, दूसरी बात, ठीक है, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है, ये बात भी सही है। तीसरी बात, क्या ये सिंक्रोनस प्रोसेस है, नहीं सिंक्रोनस नहीं। अरे 2 स्टेप में हो गया तो कंटिन्यूस तो हुई ना, नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है यहां पे ये। ठीक है, चलो उसके बाद ये देखो, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का रेट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे पहले स्टेप में आओ आप लोग, पहला स्टेप है इस रिएक्शन का वो स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और हमको पता है किसी रिएक्शन का स्लो स्टेप ही क्या होता है, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अब यहां पे देखो कि इसके स्लो स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन आ रहा है, सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड आ रहा है, ये बेस थोड़ी आ रहा है। बेस का तो सिर्फ इन्फ्लुएंस है, बेस ने अटैक थोड़ी किया है, बेस ने यहां पे अभी अटैक किया ही नहीं। तो इसका मतलब इसके स्लो स्टेप में इस बेस का रोल नहीं है, किसका रोल है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड का है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन का रेट। तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ, ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
या मैं बोल दूं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का मतलब है कि भैया ये इसका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा हुआ, E1 मैकेनिज्म हुआ। कौन सा हुआ, E1। वन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखो E1 मैकेनिज्म, वन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और लेकिन ये स्टेप कितना होगा, 2 स्टेप रिएक्शन है। E2 हमने पढ़ा था जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में होगा, ठीक है। तो वो 1 स्टेप रिएक्शन थी, सिंक्रोनस प्रोसेस था, लेकिन वहां पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन था वो एल्काइल हैलाइड के भी और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। कहानी समझ आ रही है, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो एक काम करो, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो अगर हम लोग ईज ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखें तो देखो क्या होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर मैं देखूं क्या, ईज ऑफ एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर हम लोग ये देखें और एल्काइल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट देखें तो क्या होगा कि टर्शरी एल्काइल ग्रुप में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू WRT क्या, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। चलो GROUP विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप, ऑर्डर क्या आएगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है ना। चलो, और अगर मान लो मैं हैलाइड के विद रिस्पेक्टिव देखूं तो आपको मालूम है कि जो CI बॉन्ड है वो वीक होता है, देन CBr, देन CCl, देन CF। ये जो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, यानी यहां से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब है कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है वो वीक है, तो वो जल्दी टूटेगा, तो वहां से I नेगेटिव क्या होगा, जल्दी निकलेगा। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, हैलाइड ग्रुप, हैलाइड आयन देखूं तो क्या होगा, क्या होगा, ये I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा मेथड था। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एल्काइल हैलाइड ही ले रहे हैं हम लोग, और उसमें हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग ले लेते हैं विसिनल और जेमिनल, विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड से ले लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 क्या लिखे, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स, और बाद में हम लोग क्या ले लेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो विसिनल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, देखो जेमिनल डाई हैलाइड वे डाई हैलाइड है जहां पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हो, सेम कार्बन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे CH3 CH, यहां पर ही हैलोजन, इसी कार्बन पे हैलोजन, यानी दोनों हैलोजन मैंने एक ही कार्बन पर लगा दिया, तो ये आपका हो गया क्या, जेम डाई हैलाइड, या इसको मैं पूरा लिखूं तो जेमिनल डाई हैलाइड है, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। तो फिर विसिनल डाई हैलाइड, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, विस डाई हैलाइड, क्या होता है कि जहां पर जो हैलोजन है वो कहां लगे हो, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हो, दो हैलोजन है वो साथ साथ वाले कार्बन पे लगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। अब इसको आप देखो बड़े सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हो, कैसे, देखो आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, और उस मूवी का नाम था रावण, ठीक है, गेमिंग मूवी था ना। तो उस मूवी में रावण कौन बनता, अर्जुन रामपाल बनता, और उसके बाद जैसे वो रावण है, वो कैरेक्टर है गेमिंग कैरेक्टर, वो आतंक मचा देता है ना, तो क्या होता है, फिर शाहरुख खान का एक रोल आता है उसके अंदर, क्या बन के, जीवन, जीवन का मतलब वैसे तो क्या है, लाइफ, ठीक है, तो जीवन बन के आता है ना। ओके, तो अब यहां पर इसको मैं जीवन से याद कर सकता हूं, कैसे, G1, क्या हो गया आपका, ये ट्रिक हो गया, G1, ठीक है। अब G का मतलब यहां पर क्या हुआ, G का मतलब हुआ जेम या जेमिनल, और 1 का मतलब क्या हुआ, सेम कार्बन, यानी एक ही कार्बन पे। तो जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है कि जहां पर सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे उसे क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। तो फिर विसिनल क्या हो गया, जहां पे एडजेसेंट पे लगे, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपके बहुत काम आने वाले आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विसिनल डाई हैलाइड हम लोग ले लें, चलो, और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों के दोनों हैलोजन को ही एलिमिनेट करने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डी हैलोजिनेशन, क्या नाम देते हैं उनको, डी हैलोजिनेशन। तो देखो क्या लिया हम लोगों ने, हमने लिया ये कार्बन
ये कार्बन, एक हैलोजन लगा दिया यहां पे, एक हैलोजन लगा दिया हमने यहां पे, ठीक है। देखो दो दो हैलोजन लगाए। अब यहां पर इनकी रिएक्शन किसके साथ में कराएं? इनकी रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं किसके साथ में? हम लोग करा सकते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? एसीटोन। एसीटोन यहां पे सोल्वेंट है। या इसकी रिएक्शन मैं करा सकता हूं जिंक के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, या फिर मैं इथेनॉल ले सकता हूं। यहां पर ये इथेनॉल है, वो क्या काम करता है? एसिटिक एसिड क्या काम करता है? ये सोल्वेंट का काम करता है। अगर मैं इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा कि ये दोनों के दोनों हैलोजन चले जाएंगे, तो फिर इन कार्बन और कार्बन में क्या आ जाने वाला है? क्या आ जाने वाला है? डबल बॉन्ड आ जाने वाला है। क्या जाने वाला है? डबल बॉन्ड। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन था। अब बात आई कि सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? बिल्कुल हम लोग मैकेनिज्म पे जाएंगे, लेकिन ये था इसका बेसिक रिएक्शन कि दोनों के दोनों हैलोजन है वो हमने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? डीहैलोजिनेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके किसके ऊपर? मैकेनिज्म पे। चलो यही कर दे इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखो क्या हुआ कि हमने क्या काम किया? सी यहां पर एक ब्रोमीन ले लिया, यहां पर भी हमने क्या ले लिया? एक ब्रोमीन ले लिया, 1 2 1 2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ में? सोडियम आयोडाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो सोडियम आयोडाइड क्या देगा आपको? देगा ये I नेगेटिव। क्या देगा? I नेगेटिव। अब ये I नेगेटिव क्या काम करेगा? किसी ब्रोमीन पे अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, आयोडाइड है वो ब्रोमीन से तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन्स का हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? Br को, तो फिर ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, ये बॉन्ड कहां जाएगा? ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड इधर आया तो इस कार्बन के 1 2 3 4 और एक बॉन्ड और, यानी 5 कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं, तो फिर यहां से क्या निकल जाएगा? Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो क्या बन गया आपका प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड C, यानी एल्कीन बन गया, ठीक है। यहां से क्या निकला? यहां से निकला क्या? I Br, भाई I नेगेटिव था और यहां से Br पॉजिटिव जाएगा तो इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म, और यहां से और क्या निकल गया? यहां से निकल गया Br नेगेटिव, बन गया आपका एल्कीन, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है। अब बात यह है कि यही सेम रिएक्शन हम लोग किससे करवा सकते हैं? जिंक के साथ में करा सकते हैं। देखो जिंक के साथ का मैकेनिज्म देखो, ठीक है। मैकेनिज्म विद जिंक क्या होगा? सी यहां पर भी लिया Br, यहां भी हमने मान लो Br ले लिया, ठीक है। कौन आएगा? यहां पर आएगा सबसे पहले जिंक। अब देखो जिंक को क्या मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं बाहर, क्योंकि जिंक का वैलेंस क्या होता है? 3d10 4s2, तो मैंने इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो क्या हुआ? अब ये जिंक है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर किसको दिया? ब्रोमीन को दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? इनके बीच का बॉन्ड कहां गया? यहां पर। तो फिर ये यहां से क्या निकल गया? Br नेगेटिव। तो देखो यहां पर ये क्या बना था? जब जिंक ने अपना लोन पेयर इस Br को दिया तो यहां से Br पॉजिटिव निकला, तो ये क्या हुआ? ये लोन पेयर तो बन गया बॉन्ड पेयर, तो ये क्या बन गया? ZnBr पॉजिटिव। और जब यहां से Br नेगेटिव निकलेगा तो वो इस ZnBr पॉजिटिव के साथ में अटैच होकर क्या बन जाएगा? ZnBr2, और यहां से ये क्या बन गई? हमारी एल्कीन बन गई। क्या बन गई हमारी? ये एल्कीन। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब यहां पे 2 बातें याद रखने वाली है, और वो 2 बातें कौन सी है? पहली बात तो ये है कि ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है? एक E2 एलिमिनेशन है। इट्स एन E2 एलिमिनेशन। अब ये E2 एलिमिनेशन की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। क्या E2 एलिमिनेशन क्या होता है? इट्स सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, सिंक्रोनस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस Zn का इस Br पे अटैक करना, इस बॉन्ड का यहां पर डबल बॉन्ड बनाना, यहां से हैलाइड का निकलना, इट्स ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये E2 एलिमिनेशन है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और जो दूसरी बात है यहां पे याद रखने वाली, क्या कि भैया ये एक एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? एक एंटी एलिमिनेशन। अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये क्या होता है? एक एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब समझे कि भाई 2 हैलोजन देखो एक दूसरे से कहां लगे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, एंटी में लगे हैं, तो एंटी एलिमिनेशन हुआ है। अब देखो यहां पे काम करते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको पोज कर लो और पोज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं कि भाई आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखो ध्यान से, मान लो
एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, देखो आपको दिया, मान लो ये हुआ CH3, यहां भी दे दे CH3, यहां दे दे Br H और H। एक तो क्वेश्चन ये, और इसकी रिएक्शन मान लो करवा दी गई किसके साथ में, NaI, और साथ में क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। चलो अब दूसरा हम लोगों ने क्या लिया, दूसरा हमने लिया क्या, देखो यहां पे लिया CH3, चलो यहां पे लिया Br, और एक Br ले लिया यहां पे H, और यहां पे क्या ले लिया CH3। देखा आपने, तो यहां पे दोनों ब्रोमीन है वो सेम साइड में लगे हैं, तो क्या हो गया, ये तो सिन है, और यहां पे दोनों ब्रोमीन है अपोजिट साइड में लगे हैं, तो ये क्या है, ये आपका एंटी है, ये क्या है आपका एंटी। अगर इसकी रिएक्शन करवा दे किसके साथ में, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, हीट कर दो, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, गैस करो, यहां पे दोनों में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होने वाला है, गैस कीजिए आप एक बार। तो अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं यहां पे, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, पहली बात तो दो हेलोजन लगे हैं एडजेसेंट कार्बन पे, इसका मतलब विसिनल डाइहैलाइड है, और जब इसकी रिएक्शन NaI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या जिंक के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और इथेनॉल के साथ में करते हैं, तो एक एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, ये दिमाग में फिट रखना, क्या होता है, एक एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म, E2। तो आपने अगर ये सिन लिया है, ये सिन है और ये क्या है, एंटी है। अब जब आप सिन के साथ में क्या लोगे, एंटी एलिमिनेशन करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है, एल्कीन जो बनेगी, जो आपकी एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, क्या बनने वाली है, एक CH3 यहां लगने वाला है, एक CH3 यहां लगने वाला है, यानी ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। और जब आपने एक एंटी, यानी ये जो विसिनल डाइहैलाइड लिया है, जहां पे दोनों हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एंटी में है, तो NaI के साथ करोगे रिएक्शन, तो क्या होने वाला है, इसका भी एंटी एलिमिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो एल्कीन यहां पर बनने वाली है, वो एल्कीन बनने वाली है क्या, सिस एल्कीन। क्या बनने वाली है, सिस एल्कीन। ये आपकी ट्रांस 2 ब्यूटीन हुआ, ये आपका सिस 2 ब्यूटीन हुआ, तो ये क्या हुआ आपका सिस एल्कीन। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि NaI की प्रेजेंस में या जिंक के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और इथेनॉल क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, बड़ा ही सिंपल सा तरीका। देखो कैसे, ये सिन है, सिन का मतलब क्या है, इस विसिनल डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन है वो कहां पर लगे हैं, सेम साइड में लगे हैं, ठीक है। अब इस सिन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको S लिख दो, यहां पे क्या लिख दो, S। इसको ट्रिक याद करो, देखो ट्रिक क्या याद करोगे, कि अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो सिन है, सिन का S, NaI के साथ में रिएक्शन करोगे तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनेगा, वो कौन सी बनेगी, ट्रांस बनेगी, ठीक है। एसिटी सैटरडे कुड़ी सैटरडे करती रहती है, गाना सुना ना आप लोगों ने, चलो तो कैसे याद करोगे, सेट से। और अगर यहां पे देखो, अगर ये आपका क्या है, ये क्या है आपका एंटी है, ये जो आपका डाइहैलाइड है वो कौन सा है, एंटी है, क्या हो, एंटी। एलिमिनेशन कौन सा होने वाला है, यहां पर भी एंटी, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनेगा। इसको AAC से याद कर सकते हो, या मैं इसको एक बड़ा ही सिंपल मेथड से याद करता हूं। मैंने एक ट्रिक ये बताया, ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। ट्रिक नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये सिन है, सिन का मतलब है दोनों जो हेलोजन है वो सेम साइड में है, ठीक है, यानी सिस टाइप का हुआ। सिस तो तब होता है जहां पे डबल बॉन्ड होता, लेकिन टाइप तो वही हुआ ना, जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो, सिस टाइप हुआ। तो मैं इस सिन को बोल रहा हूं एक बार, किस टाइप का है, सिस टाइप का है, सिस। देखो सिस का सी, और सोडियम आयोडाइड के साथ में या जिंक के साथ में जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो आपका जो एल्कीन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब कैट का मतलब क्या है, बिल्ली, सुनते हो ना, तो इसको मैं कैट से याद करता हूं। कैसे, तो एक तो ये हो गया। अब देखो, अब ये एंटी का मतलब क्या हुआ, ट्रांस हुआ एक तरह से। तो इसका अपोजिट कर लो, कि अगर आपको ट्रांस दे दिया जाए, विसिनल डाइहैलाइड ट्रांस, होने वाला क्या है, एंटी एलिमिनेशन ही होने वाला है। क्या बनेगा, सिस बनेगा। यानी कैट का आप रिवर्स कर दो भाई, कैट का रिवर्स TAC, देखो TAC, ठीक है, सिंपल। यानी आप कैट याद कर लो बस, फिर आपका प्रोडक्ट बन गया। आपने क्या देखा एग्जाम में आया, अच्छा विसिनल डाइहैलाइड दिया है, दोनों ग्रुप सेम साइड में, यानी सिन है, यानी सिस के जैसा है, तो सिस
सिस में आपको दिया है सोडियम आयोडाइड या जिंक के साथ में रिएक्शन दिया है, तो समझ जाना कौन सा एंटी एलिमिनेशन है। सिस में एंटी एलिमिनेशन करोगे तो एल्कीन बनेगी, ट्रांस बनेगी, और ट्रांस में एंटी एलिमिनेशन करोगे तो एल्कीन क्या बनेगी, सिस बनेगी। सिंपल सा ट्रिक क्या है, कैट, कैट यानी बिल्ली, बस इसको कैट से याद करो और कैट का रिवर्स कर देना जहां पे टैक हो जाएगा। क्लियर है, कर पाओगे। और अब हम लोग अगर जेमिनल डाई हैलाइड की बात करें, किसकी बात करें, विद जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो जेमिनल डाई हैलाइड्स में क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, कैसे, आपको दे दिया CH3 CH, यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, ठीक है। एक और ले लेता हूं, CH3 CH, क्या ले लूं, Br Br, ले लिया, क्या है, जेम डाई ब्रोमाइड ले लिया हम लोगों ने। अब इसकी रिएक्शन करा दी मान लो जिंक के साथ में, तो जिंक के कितने मोल लगने वाले हैं, 2 मोल लगने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कर दो आप, ये करो, क्या बन जाएगा, ZnBr2 के 2 मोल निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ZnBr2 प्लस में क्या होगा, इन दोनों ग्रुप्स को आपस में क्या कर दो, चिपका दो, यानी आपका एक हायर एल्कीन बन जाने वाला है। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका, ब्यूट-2-ईन। आपने जो ओरिजिनल जेमिनल डाई हैलाइड लिया था उसमें कितने कार्बन थे, 2। अब जो आपका एल्कीन बना है उसमें कितने कार्बन है, 4। यानी आपका जो एल्कीन बनने वाला है वो हायर एल्कीन बनने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ओरिजिनल से क्या होगा, ज्यादा होगा, ओरिजिनल से क्या होगा, ज्यादा। कहानी समझ आ रही है आप लोगों को। तो अगर आप विसनल डाई हैलाइड के साथ करते हो तो क्या याद रखना है, कैट याद रखना है, ठीक है। और अगर आप जेमिनल डाई हैलाइड से करते हो तो ये है कि भाई जो एल्कीन है उसमें जितने कार्बन है, ठीक है, किसमें, जेमिनल डाई हैलाइड में जितने कार्बन है एल्कीन में उसका डबल हो जाएगा, यानी जो आपकी एल्कीन है वो हायर एल्कीन फॉर्म होने वाली है। क्लियर है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, सबने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से समझा होगा, ठीक है। यूं ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।